गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 6 के एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इससे पहले जो चैप्टर था लोकल गवर्नमेंट का वो हमने समाप्त कर दिया था। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के भीतर 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर है 20, जो इसका नाम है वो है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूरा का पूरे लेसन चल रहा है, पूरा पोर्शन चल रहा है। तो आइए आज हम 20वें लेसन को पढ़ते हैं। नाम है इसका की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और हिंदी में इसका अर्थ है डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतांत्रिक, गवर्नमेंट का अर्थ होता है सरकार, की का अर्थ होता है प्रमुख, और एलिमेंट्स का अर्थ होता है अव्यय। तो इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख अव्यय, या एलिमेंट का मतलब तत्व भी होता है। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख अव्यय। अब पहली बात तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखनी है कि जो लोकतंत्र शब्द से उसी से लोकतांत्रिक बना है। लोकतंत्र का मतलब क्या रहता है? लोकतंत्र का मतलब रहता है कि अब्राहम लिंकन जी ने इसकी एक परिभाषा बताई थी कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। आप सभी लोग देखते होंगे कि भारत के भीतर जो हमारी सरकार का निर्माण हुआ है वो जनता के द्वारा उस सरकार का निर्माण किया जाता है। जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो जनता के हित में कार्य करती है, और जिन लोगों का चयन सरकार के भीतर होता है वे भी जनता में से ही चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के भीतर पूरी तरीके से जो चीज मिली हुई रहती है, छिपी हुई रहती है, या कह सकते हैं कि जिस चीज से पूरी लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है तो वो प्रमुख रूप से होती है जनता। यानी कि इस लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे वो जनता के लिए समर्पित होंगे। अब यहाँ कहा जाता है कि ड्यूरिंग द अर्ली 20th century various imperialist powers of Europe had occupied a vast area of Asia and Africa। अब यहाँ कहा जाता है कि प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियां जो कि यूरोप में स्थित थी, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था या कब्जा कर लिया था। तो यहाँ कहता है कि प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान यूरोप में स्थित विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्र के ऊपर या विशाल एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था या अधिकार कर लिया था। ऑक्यूपाइड का अर्थ होता है अधिकार करना। देयर वर ब्लैक पीपल हु बिलोंग्ड टू साउथ अफ्रीका। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि वहां पर ब्लैक पीपल, काले कलर के लोग थे, हु बिलोंग्ड टू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका से संबंध रखते थे या साउथ अफ्रीका में निवास करते थे। आप सभी लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका का जो इलाका है वहाँ के लोगों का जो कलर है, जो उनके स्किन की त्वचा का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक है। तो इसी वजह से उन देशों के भीतर रंग भेद की नीति चलती थी, और इसी के शिकार एक बार गांधी जी भी हुए थे, क्योंकि गांधी जी को काला कहकर के संबोधित कर दिया गया था। वहां पर जो गोरे नस्ल के लोग हैं, या कह सकते हो जो सफेद कलर के लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनको सर्वोच्च माना जाता है, और बाकी उनकी तुलना में जो काले कलर के लोग रहते हैं उनको कम समझा जाता है, उनको सर्वोच्च स्थान उनको प्रदान नहीं किया जाता, समाज में उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि वहां काले रंग के लोग थे, हु बिलोंग्ड टू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका से संबंध रखते थे। इंडियंस, भारतीय लोग, हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, यानी कि जो कि मजदूर और व्यापारी के रूप में आए थे। व्हाइट्स, तो गोरे लोग, हु केम देयर टू सेटल, और गोरे लोग जो कि वहां पर बसने के लिए आए थे। यानी का मतलब है इन क्षेत्रों के अंदर जो भारतीय लोग थे तो मजदूर और व्यापारियों के रूप में काम करते थे, लेकिन जो गोरे लोग थे वे वहां पर बसने के लिए आए थे। द माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ व्हाइट्स, तो कहता है कि गोरे लोगों की जो अल्पमत सरकार थी, कंटिन्यू टू ऑपरेट द ब्लैक पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो गोरे लोगों की जो अल्पमत सरकार थी इन दोनों ही महाद्वीपों के ऊपर, वह लंबे समय तक
काले लोगों को का दमन करती रही और काले लोगों के अधिकारों का हनन करती रही। आगे कहा जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार प्राइमरीली बिटवीन द यूरोपियन नेशन। अब यहाँ कहा गया है कि जो पहला विश्व युद्ध था वह प्राथमिक रूप से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में था, यह यूरोप के प्रमुख देशों के बीच में था। आप लोगों को सभी को अच्छे से याद रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था ये कब से कब तक हुआ था। तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 तक, लगभग 5 वर्ष तक ये युद्ध आपका चला था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1914 टू 1918 और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार जो सेकेंड नंबर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। ये बात हमें ध्यान रखनी है। विश्व के इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 ही बार युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं। पहला जो युद्ध हुआ था विश्व युद्ध वह हुआ था 1914 से 1918 तक के बीच और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच। आगे देखिए क्या कहता है कॉलोनियल कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका रेंडर्ड हेल्प टू द यूरोपियन कंट्रीज इन द होप। अब यहाँ ये कहा जाता है कि कॉलोनियल कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका कि एशिया और अफ्रीका में जो औपनिवेशिक देश थे रेंडर्ड हेल्प टू यूरोपियन कंट्रीज इन द होप कि वे क्या करते थे कि यूरोपीय देशों को इस आशा से हेल्प दिया करते थे, सहायता दिया करते थे दैट वंस द वार वाज ओवर कि यदि एक बार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो दे वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, तो उन्हें क्या प्रदान कर दी जाएगी, स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो यहाँ ये समझाया गया है कि एशिया और अफ्रीका के भीतर जो औपनिवेशिक देश थे वे यूरोपियन देशों को इसलिए हेल्प दिया करते थे, इस आशा से हेल्प दिया करते थे कि यदि एक बार यदि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसी स्थिति में उन्हें आजाद कर दिया जाएगा, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। आगे कहता है कि दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे कहता है द यूरोपियन कंसर्न फॉर फ्री कि यूरोपियन लोग जो थे वो कंसर्न चिंतित थे फॉर फ्री आजादी के लिए एंड और डेमोक्रेसी वाज लिमिटेड टू देयर ओन कंट्रीज, और जो लोकतंत्र तांत्रिक भावना थी या लोकतंत्र की भावना थी वे उनके देश तक ही सीमित होकर के रह गई। आगे कहता है इट डिड नॉट इंक्लूड फ्रीडम कि इसमें आजादी को शामिल नहीं किया गया और डेमोक्रेसी फॉर द कंट्रीज अंडर कॉलोनियल डोमिनेशन और औपनिवेशिक प्रभुत्व के अधीन इन देशों के लिए जो लोकतंत्र की भावना थी उसे भी इसमें शामिल नहीं किया गया। आगे कहता है ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान, अब मैं आप सभी लोगों को अच्छे से बता दूं, अभी देखिए 20वीं शताब्दी का नाम आया था 20th सेंचुरी, तो आप सभी अच्छे से याद रखें कि 20th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया कि 1901 टू लेकर के 2000 तक का जो टाइम है वो 20th सेंचुरी कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा 1601 टू लेकर के 1700, तो ये हो जाएगी 17वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी की यदि बात करें तो 18वीं शताब्दी का जो टाइम होगा वो होगा 1701 से लेकर के 1800 तक। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, सेंचुरी शब्द का नाम आ जाए तो सेंचुरी का मतलब रहता है 100 साल का समय। तो इसको शताब्दी भी कहते हैं, इसको सदी भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सेंचुरी भी कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान, तो आप समझ गए होंगे अब अच्छे से कि 17वीं शताब्दी का समय 1601 से लेकर 1700 तक
और 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से लेकर के 1800 तक, तो लगभग 200 सालों तक द पीपल फ्रॉम यूरोप, के यूरोप के जो लोग थे ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका विद आर्म्स एंड फोर्स, तो यूरोप के लोगों ने साउथ अफ्रीका को आर्म्स हथियारों से एंड फोर्स और सेना की मदद से उनके ऊपर अधिकार कर लिया। आगे कहता है इन द सेम वे, और इसी प्रकार से दे ऑक्यूपाइड इंडिया, और इसी प्रकार से सेना की ताकत के बल पर और साथ में हथियारों की ताकत के बल पर जो यूरोप देश थे, तो यूरोपियन देशों ने भारत के ऊपर भी कब्जा कर लिया, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा ही होगा कि सन 31 दिसंबर सन 1600 के भीतर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहली बार आगमन हुआ था, तो तब से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटेन था उसने हमारे देश के ऊपर ही शासन किया। आगे दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल, सॉरी आगे कहता है कि बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि लेकिन बट अनलाइक इंडिया, लेकिन इंडिया के विपरीत देखा जाए तो ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स, तो गोरे लोगों की बहुत बड़ी संख्या जो थी हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका के अंदर बस गई। आज कहता है कि दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब यहाँ कहा जाता है कि अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे तो वहाँ के लोग गोरे चिट्टे थे, उन्होंने अपने हथियारों के दम पर, अपने हथियारों के साथ साथ अपनी सेना के दम पर साउथ अफ्रीका और एशिया के अधिकांश शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया। और लेकिन फर्क ये रहा कि यूरोपियन देश के जो अधिकतर गोरे लोग थे वो उन्होंने भारत के ऊपर भी इसी प्रकार से कब्जा किया, भारत के भी लोगों को इसी तरीके से गुलाम बनाया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज के अधिकतर गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका में परमानेंटली शिफ्ट हो गए, लेकिन भारत के भीतर जो गोरे लोग थे वो शिफ्ट नहीं हुए, उन्होंने केवल यहाँ पर शासन किया, व्यापार किया और उसके बाद में उन्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन साउथ अफ्रीका में यदि देखा जाए तो वो स्थायी रूप से ही बस गए थे, वो परमानेंटली बस गए थे। आगे कहा जाता है कि दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, ये एक नया वर्ड आया, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। अब ध्यान रखना है रंग भेद क्या चीज है। यूरोप के देश के लोगों की जो स्किन थी, कलर था, वे थे गोरे, यानी कि उन लोगों को गोरा कहा जाता था, वे रंग रूप में गोरे हुआ करते थे, व्हाइट कलर के हुआ करते थे। तो इनको चाहे आप व्हाइट कह लीजिए चाहे इनको गोरा कह लीजिए, तो एक ही बात है। तो अपार्थाइड का मतलब यही था, रंग भेद की नीति। और इनकी तुलना में साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो काले रंग की स्किन के हुआ करते थे। तो इसीलिए जो गोरे लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, जबकि इनकी तुलना में, जबकि इसके विपरीत जो काले लोग थे उनको वो घटिया समझा करते थे। तो भारतीय लोग भी उनमें से एक थे, क्योंकि भारतीय लोगों के भीतर भी जो कलर था वो डार्क था, इसलिए भारतीय लोगों को भी घटिया समझा जाता था, मजदूर वर्ग का या उनको एक व्यापारी वर्ग का तुच्छ व्यक्ति समझा जाता था। आगे देखें कि दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, कि इस रंग भेद की व्यवस्था ने डिवाइडेड द पीपल, क्या कर दिया, लोगों को दो भागों में बांट दिया। अब आप समझ गए होंगे कौन से दो भाग, रंग भेद की नीति क्या थी। तो इसमें काले लोगों को अलग कर दिया गया और गोरे लोगों को अलग कर दिया गया। तो इसमें इस प्रकार से लोगों के बीच में दो अलग अलग भाग बट गए। एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। लेबल्ड का अर्थ होता है बांट दिया गया, देम उनको, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, और उन्हें उनकी त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। तो एक समाज में उस समय साउथ अफ्रीका के भीतर दो अलग अलग पक्ष बन गए, एक गोरे लोगों का और एक काले लोगों का। आगे कहता है द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। अब यहाँ कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे जिनका जन्म ही साउथ अफ्रीका में हुआ था, वे यदि कलर की बात करें तो वे हमेशा से ही काले रंग के थे। आगे कहता है कि दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। अब साउथ अफ्रीका की उस समय जो जनसंख्या थी तो उसमें लगभग 3/4 भाग जो लोग थे वो इस काले रंग को ही रखने वाले थे, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो 3/4 जनसंख्या थी वो काले रंग वाली थी। आगे कहते हैं कि एंड वर कॉल्ड ब्लैक, और साथ में ही उन काले लोगों को ब्लैक नाम से संबोधित किया जाता था, काला कहा जाता था। आगे है बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स, के इन दो दलों के अलावा
देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस, कि कुछ मिश्रित जाति के लोग भी थे, हु वर काइंड कलर्ड, जिन्हें की रंगीन कहा गया, कलर्ड कहा गया, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो ना ज्यादा काले थे ना ज्यादा गोरे थे, मिश्रित जाति के लोग थे, तो ऐसे लोगों को कलर्ड के नाम से पुकारा गया, रंगीन कहा गया। आगे है एंड पीपल, और लोग हु मिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और उन लोगों को भी कलर्ड कहा गया जिन्होंने की भारत से पलायन कर लिया था। The white rulers treated all non-whites as inferiors. Inferiors का अर्थ होता है घटिया लोग। तो यहाँ अर्थ है कि जो सफेद शासक थे या गोरे रंग वाले शासक थे, वे गैर सफेद लोगों के साथ, यानी कि जो काले लोग थे उनके साथ में ट्रीटेड, व्यवहार करते थे इनफेरियर्स, घटिया लोगों की तरह। यानी कि जो गोरे रंग के लोग थे, जो व्हाइट कलर की स्किन के लोग थे, वे भारतीय लोगों के साथ, और जो मिश्रित जाति के लोग थे और साथ में जो काली कलर की त्वचा वाले लोग थे, उनको घटिया लोग समझ करके उनके साथ व्यवहार किया करते थे। The non-whites did not have voting rights, और यहाँ तक देखिए कि इन गोरे लोगों के अत्याचार की अति हो गई थी, सीमाएं हो गई थी, कि इन्होंने इन काले लोगों को, नॉन व्हाइट पर्सन्स को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, उन्हें घटिया समझते हुए। यानी कि गोरे जो लोग थे उन्होंने उनके ही देश पे कब्जा करके उन काले लोगों को वोटिंग राइट जो होता है, वोट डालने का जो अधिकार होता है, उससे भी उन्हें वंचित कर दिया था। तो यहाँ हमने देखा रंगभेद नीति के बारे में जाना। तो रंगभेद नीति क्या थी? तो रंगभेद नीति का मतलब यही था कि जो गोरे लोग थे यूरोप के, वे अपने आप को साउथ अफ्रीका और इंडिया के काली त्वचा वाले लोगों से ज्यादा बेहतर अपने आप को समझा करते थे, ज्यादा सुपीरियर अपने आप को मानते थे, जबकि इन काले स्किन वाले लोगों को कैसा समझा जाता था समाज में? इंफेरियर समझा जाता था, घटिया समझा जाता था। तो इस वीडियो के भीतर हम लोगों ने आपको यही बताया है, 20वें लेसन की स्टार्टिंग आप लोगों को बता दी गई है, रंगभेद नीति के बारे में यहाँ बताया गया है। साथ में आपको ये भी बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब से कब तक हुआ था, याद रखना जरूरी है। 1914 से लेकर के 1918 तक के बीच में हुआ था। और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, कल के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।